जनवरी 2022 का पेपर यूनिट 3 और इसकी एक रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सारिम को कराया था किसी टाइम पे। और उसके बाकी 3 सवाल आज की क्लास में करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पार्ट है बहुत सिंपल है। फिलामेंट बल्ब है और इस फिलामेंट बल्ब को हमने कनेक्ट करना है एमीटर के साथ। एमीटर सीरीज में लगा दोगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा दोगे, ठीक है। और एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दोगे ताकि करंट और वोल्टेज की रीडिंग में आप वेरिएशन ला सको। तो इस तरह का सर्किट ड्रॉ करना एक बहुत ही आसान सा काम होता है जो मैं नहीं करा। एमीटर सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल, एक रियोस्टेट, इवेंट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, पावर सप्लाई और फिलामेंट लैम्प आप आराम से कर सकते हो, नहीं करा रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जरा नेक्स्ट पार्ट को पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने लाइट इंसिडेंट की लाइट डाली, ठीक है जनाब, एक एलडीआर पर। जो लैंप अभी हमने ऊपर कनेक्ट किया हुआ था, उस लैंप की लाइट को एलडीआर पे डाल दिया। जब उसने एलडीआर पे डाला तो फिर स्टूडेंट ने मेजर की रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, और खुद बता रहे हैं ओम मीटर से मेजर की। और जब उसने मेजर की तो स्टूडेंट प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर अगेंस्ट पावर ऑफ बल्ब। बल्ब की पावर को एलडीआर की रेजिस्टेंस के साथ उसने ग्राफ बनाने जा रहा है। अब मैं जकी से बेटा पूछना चाहूंगा कि एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है उसको तो मैं लाइट के जरिए वेरी कर सकता हूँ, ठीक। पावर ऑफ बल्ब को किस तरह से मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ, जकी बताइए। लैंप की पावर को किस तरह से मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। मोर वोल्टेज के लिए तो भाई जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को बार बार बदलना पड़ेगा। ये तो काफी मुश्किल काम आप हमें बताने जा रहे हैं। वोल्टेज ज्यादा करने के लिए तो मुझे पावर सप्लाई में कुछ वेरिएशन करना पड़ेगी। ऑल्दो कि मैं जकी की बात को भी फेवर करवा सकता हूँ कि सर जो पावर सप्लाई है ना, सर वो पावर सप्लाई जो है इट शुड बी वेरिएबल पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई भी वेरिएबल पावर सप्लाई होती है, ठीक है जनाब। वेरिएबल पावर सप्लाई भी होती है, ठीक है जी। तो उससे भी आप काम कर सकते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरा तरीका कोई बताइए। सर ये हमने लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर। इस वेरिएबल रजिस्टर के साथ ये लैंप है, ये बेटा एम मीटर है सीरीज में। ऊपर वाला सर्किट मैंने यहाँ बना दिया, ये वोल्ट मीटर है। अगर मैं सर इस वेरिएबल रजिस्टर से वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज करने से एम मीटर और वोल्ट मीटर की नई नई रीडिंग्स आएंगी, और उन नई नई रीडिंग से मैं पावर को वेरी कर सकता हूँ, ठीक है जी। और पावर को वेरी करके पावर की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे पावर की वैल्यू चाहिए होगी, तो पावर की वैल्यू बराबर होगी करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इसीलिए उसने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे ड्राइंग करवाई थी, जो मैंने वहां छोड़ दी थी, लेकिन मैंने अब यहाँ पे बना दी कि पावर ऑफ लैम्प को वेरी करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर से जब मैं चेंजेस लाऊंगा तो करंट और वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट पावर्स आएंगी। तो लैम्प की पावर, अच्छा जब लैम्प की पावर डिफरेंट होगी, फॉर एग्जांपल मैंने करंट ज्यादा कर दिया तो लैम्प की लाइट ज्यादा हो गई। सर अब लैम्प की लाइट ज्यादा होगी ना, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर। सर ये लैम्प की लाइट इंसिडेंट हो रही है एलडीआर पर, ठीक है ना। आप किसी दूसरे सर्किट में एलडीआर लगा हुआ है, इस एलडीआर के ऊपर जनाब अली क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। और इसके साथ आपने लगाया हुआ है एक ओम मीटर। ये जो ओम मीटर होता है बेटा, ये इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करके बता देता है। तो जैसे जैसे आप लैंप की पावर को वेरी करोगे तो ऐसे ऐसे इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो पहला काम, सर हम लैंप की पावर को वेरी करेंगे, करंट और वोल्टेज डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट पावर्स कैलकुलेट करेंगे, उन डिफरेंट पावर्स को वेरी पीडी टू ऑब्टेन एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ डाटा, एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ डाटा लेंगे, ठीक है जनाब। और कोशिश करेंगे कि जो बैकग्राउंड लाइट है, बैकग्राउंड लाइट का मतलब ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप डार्क रूम में इस एक्सपेरिमेंट को करें। जब रूम डार्क होगा तो बैकग्राउंड लाइट होगी ही नहीं, तो बैकग्राउंड लाइट ना होना ज्यादा बेहतर है। और डिस्क्राइब कंट्रोलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एलडीआर टू लाइट सोर्स, ठीक है जनाब। और जो आपका लैम्प
और एलडीआर के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, उस डिस्टेंस को कम या ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम पावर को वेरी कर रहे हैं तो पावर को वेरी करने से जो एलडीआर है उसकी रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगी, और जब रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पावर है, यहाँ पर एलडीआर की रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि जब लैम्प की पावर ज्यादा करूंगा, लाइट तेज होगी, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। उसने अगर शेप नहीं पूछी ना ग्राफ बनाने के लिए बोला है, ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है जनाब। तो उसने कहा डिस्क्राइब, तो डिस्क्रिप्शन मैंने मार्किंग स्कीम में से कॉपी पेस्ट मारी है। उसके बाद कहते हैं जनाब कि एल डी आर इज कनेक्टेड टू ओम मीटर यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है जनाब। द ओम मीटर रीडिंग इंक्लूड द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। वायर स्टूडेंट डज नॉट नीड टू करेक्ट दिस रीडिंग। क्या मतलब? सर कनेक्टिंग वायर में भी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हम लोग कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को कभी भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है जनाब, यानी करेक्शन नहीं करते। करेक्शन तो मेरे ख्याल में ये है कि कनेक्टिंग वायर की भी रेजिस्टेंस है उसको भी शामिल करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है वाई नॉट नीड टू करेक्ट दिस रीडिंग। मतलब कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को करेक्ट करना, एलिमिनेट करना, उसकी वैल्यू को अहमियत देना, सर ये क्यों हम इग्नोर कर देते हैं? वाई नॉट नीड? तो इसका आंसर ये है कि भाई एलडीआर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उन कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। तो जब एलडीआर के मुकाबले में कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है तो इसलिए हम उसको कभी भी ना कंसीडर करते हैं ना उसको करेक्ट करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही निपटाना है। आइंदा के लिए ध्यान में रख लें कि कभी भी वो पूछे कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को शामिल क्यों नहीं करते, तो आप कहोगे सर इसलिए क्योंकि सर्किट में जो बाकी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके कंपैरेटिवली उसकी अपनी पर्सनल रेजिस्टेंस इतनी स्मॉल होती है कि नेग्लिजिबल। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि ये है एक बीम, इस बीम को एक वायर के जरिए उन्होंने बांधा हुआ है और ये एक तरह से बन गई ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कह रहे हैं ये जो थीटा है, इस थीटा को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, इस थीटा की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, थीटा की वैल्यू अगर आपने डिटरमिन करनी है तो आप मीटर रूल लें और उस मीटर रूल से इस वायर की लेंथ मेजर कर लें और इस बीम की या ब्रैकेट की लेंथ मेजर कर लें। और जब आपके पास ये दोनों लेंथ होंगी तो आपको पता है कि ये साइड हो जाती है अपोजिट, ये साइड हो जाती है हाइपोटेनियस, ये साइड हो जाती है एडजेसेंट। तो अगर आपने हाइपोटेनियस और एडजेसेंट की लेंथ को मेजर किया है तो यकीनन कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे और कॉस थीटा बराबर होगा लेंथ ऑफ ब्रैकेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। इसमें कॉस थीटा लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो ये जनाब मैंने यहाँ पे बात पहले से लिखी हुई है, अगर आप इसको इसमें से पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा कि मेजर टू साइड्स, और टू साइड्स के अंदर मैंने जो भी आपको मशवरा दिया है वो कॉस थीटा वाला मशवरा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में एक और बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं सर? एक और बात वो कह ये रहे हैं कि हम किस तरह से इस बात को कंफर्म कर लें कि जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हॉरिजेंटल है या नहीं है। हॉरिजेंटल ब्रैकेट को चेक करने का तरीका बताएं। तो सर कभी भी हॉरिजेंटल ब्रैकेट चेक करना हो तो स्पिरिट लेवल से चेक करते हैं। सर ये स्पिरिट लेवल क्या चीज होती है? भाई स्पिरिट लेवल होती ये है कि एक गिलास की ट्यूब होती है, इस गिलास की ट्यूब में थोड़ी सी एयर छोड़ देते हैं, ये थोड़ी सी एयर है तो ये बन गया एयर बबल, और बाकी इस पूरी ट्यूब के अंदर, ठीक है जनाब, स्पिरिट भरी हुई होती है, लिक्विड भरा हुआ होता है। और स्पिरिट के बजाय हमने तो खैर पाकिस्तान में देखा है कि जो पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल, उसी पानी की बोतल के अंदर लोग पानी भर लेते हैं और पानी भर के थोड़ी सी बोतल में जार सी बात है एयर आ जाती है। जो एयर आ जाती है उसी बॉटल को हम किसी जगह प्लेस करते हैं हॉरिजेंटली, और ये हॉरिजेंटल प्लेस करके जब एयर का बबल बिल्कुल सेंटर पर आ जाता है तो हम अनाउंस कर देते हैं कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं ये हॉरिजेंटल है। खैर ये बात पाकिस्तान वाली वहां पे नहीं लिखिएगा, आपको ये लिखना होगा कि प्लेस स्पिरिट लेवल अलोंग द ब्रैकेट, ब्रैकेट के ऊपर स्पिरिट लेवल लगा दें, स्पिरिट भरी भी होगी उसके अंदर। उसके बाद जनाब आपको फोर्स और एक्सटेंशन
को लेकर एक टेबल दिया हुआ है, और जो टेबल दिया हुआ है फोर्स मीटर एफ को शो कर रहा है, और फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स है क्या, द स्टूडेंट एडजस्टेड द पोजीशन ऑफ मास एंड मेजर्ड एज एक्स। एक्स क्या, अच्छा सर एक्स ये चीज है, दिस इज एक्स, ठीक है जनाब, ये एक्स है। इस ब्लॉक को वो जितना राइट साइड पे लेके जाता रहेगा तो आप देखिएगा कि इसके अंदर फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन आती रहेगी, ठीक है जनाब, और उस वेरिएशन को वो न्यूटन मीटर से मेजर कर रहा है। न्यूटन मीटर इसने इस स्ट्रिंग के ऊपर लगा दिया है और न्यूटन मीटर से फोर्स मेजर कर रहा है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट जब ये रीडिंग लेके आपके सामने आया तो आपने इस रीडिंग्स को क्रिटिसाइज करना है। अब क्रिटिसाइज करने का जब कोई भी लफ्ज आता है तो ऐसे सवाल में बहुत सारे करा चुका हूँ। क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें 1 SF है, इसमें 2 SF है, और किसी में 3 SF भी कर दे तो अच्छा होगा, नहीं सर किसी में नहीं। तो खैर सर 1 SF, अच्छा ये जो 5 तो 1 SF है, 10 में 1 SF है 2 SF है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला 10 में, हाँ 10 में 1 SF है 2 SF है, 1 SF है, ठीक है जी। तो खैर ये भी 1 SF, ये भी 1 SF, और ये 2 SF हो गया। तो किसी में 1 SF है, किसी में 2 SF है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर सही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह जो एफ की वैल्यू है, किसी में डेसिमल के बाद 1 प्लेस ले रहा है, किसी में डेसिमल के बाद ले ही नहीं रहा, वरना इसको 2.0 लिखना चाहिए था। तो ये जना मार्किंग इसकी में लिखा हुआ 3 मार्क दे रहा है इस चीज के भाई। क्या दे रहा है 3 मार्क, कि इनकंसिस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एफ, एफ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कंसिस्टेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक्स ओनली रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू है इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में मेजर किया गया है, जबकि इसको नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर में मेजर करना चाहिए था, ठीक है ना। पूरा 5 सेंटीमीटर, पूरा 10 सेंटीमीटर, पूरा 15 सेंटीमीटर, तो इसको मैं कहूंगा कि x उसने मेजर किया है नियरेस्ट सेंटीमीटर, जबकि उसके अंदर आपको पता है कि उसमें मीटर रूल से अगर मेजर कर रहे हो तो 5.1, 5.2, 5.3 भी हो सकता था, पर उसने नियरेस्ट मिलीमीटर के बजाय नियरेस्ट सेंटीमीटर में मेजर किया। दो बातें हो गई। तीसरी बात, तीसरी बात कह रहे हैं ओरिजिनल मेजरमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड, या रिपीट मेजरमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। रिपीट मेजरमेंट का मतलब उसने फोर्स को फॉर एग्जांपल रखा 2, फोर्स को उसने हैंग किया 2, और एक्स की खाली एक रीडिंग ले ली बस, जबकि इसको एक्स की भी 2-3 रीडिंग्स लेनी चाहिए थी। लोड हैंग किया 2.6, तो एक्स की वैल्यूज 2-3 लेनी चाहिए थी। तो रिपीट मेजरमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है भैया, 3 बातें तो लिखनी होंगी, वरना मेरे जहन में आ रही थी एक ही बात कि सिग्निफिकेंट फिगर का इनकंसिस्टेंट होना, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सेंसिबल बात नजर आ रही है कि सेंटीमीटर्स में इसने नियरेस्ट सेंटीमीटर मेजर किया है, नियरेस्ट मिलीमीटर भी कर सकता तो रूलर में नियरेस्ट मिलीमीटर भी आ जाता है। पर ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। इसको ऐड कर लीजिए कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है और जबरदस्ती 3 बातें लिखनी है तो ये वाली बात को भी जहन में रखेंगे कि हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें सिंगल मेजरमेंट नहीं लिख देते, रिपीटेड मेजरमेंट लेते हैं, फिर आखिर में उनका एवरेज लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यूज रिपीटेडली लेनी चाहिए थी। उसके बाद जनाब उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ग्राफ, ग्राफ में से निकालनी है। अब ग्राफ में से डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालूं, तो आप देखिएगा वाई एक्सेस पे फोर्स है और एक्स एक्सेस के ऊपर एक्स है, तो आपको पता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स है। अब जो बाकी चीजें हैं, क्या बाकी भी चीजें, सर बाकी चीजों में एम जी वेट है और एल साइन थीटा, ये चीज इस ग्राफ का ग्रेडियंट है, ठीक है ना। ये चीज इस ग्राफ का ग्रेडियंट है, ठीक। इस वाले एम को मैंने एम डैश कर दिया वरना कंफ्यूजन हो रही है। एम डैश का मतलब ग्रेडियंट है। अच्छा सी, सी सर वाई इंटरसेप्ट है, डब्ल्यू अपॉन 2 साइन थीटा, इट इज वाई इंटरसेप्ट, और आपने डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, तो डब्ल्यू वाई इंटरसेप्ट से निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट कितना है, सर वाई इंटरसेप्ट एक डिवीजन नीचे है 1 से, तो इट इज 0.8, तो डब्ल्यू अपॉन 2 साइन थीटा इक्वल टू फ्रॉम ग्राफ इट इज 0.8, थीटा की वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री, तो 2 साइन थीटा बेटा यहाँ पे डिवाइड है,
सर 2 साइन थीटा माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.8 से बेटा जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो मैंने मार्किंग स्कीम में नजर मार ली है, डब्ल्यू का आंसर 1.1 न्यूटन आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, ग्राफ में से वाई इंटरसेप्ट निकालकर वाई इंटरसेप्ट में से मैंने डब्ल्यू कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं वैल्यू ऑफ जी ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ इज 9.6। आपको पता है जी की वैल्यू होती है 9.8 है, पर कह रहे हैं हमने जी की वैल्यू जब एक्सपेरिमेंट से निकाली तो ये आ रही है 9.64। स्टूडेंट कंक्लूड कर रहा है कि वैल्यू ऑफ जी एक्यूरेट है। आप बताइए ये एक्यूरेट है या नहीं, बताइए ये एक्यूरेट है या नहीं। तो भाई एक्यूरेसी चेक करने का तरीका यार ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई हुई है ना, उस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के साथ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू है 9.8, आपकी वैल्यू आई है 9.64, इसको कंपेयर कर लें इस डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू के साथ और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें। अगर ये परसेंटेज वेरी स्मॉल है, ठीक है जनाब, वेरी स्मॉल का सर क्या मतलब होता है, देखो वेरी स्मॉल में सम टाइम वो कह देते हैं कि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5% है, तो फिर हम 5% के अंदर उसको तलाश कर रहे होते हैं। कभी कह देते हैं भाई इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, इसका मतलब होता है कि 2% तक का एरर होगा तो इसके अंदर वाले नंबर को हम एक्यूरेट मान लेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई भी नंबर ऐसा लिख के दिया हुआ नहीं है, और जब कोई नंबर नहीं लिख के दिया हुआ कि हम इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो इतनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की रेंज नहीं दी हुई, तो हम रेंज को ना यूजुअली 10% के अंदर, 10% के अंदर, 10 बहुत बड़ा नंबर है, 10% के अंदर अगर रिजल्ट आ रहा होता है ना, डिफरेंस आ रहा होता है एक्सपेरिमेंट का, तो उसको भी हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं। और अगर 10% से कम का होगा तो क्वेश्चन में वो खुद बताएगा। इस क्वेश्चन में जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज डिफरेंस निकालते हो, वो तो 1.7 है, और 1.7 इतना स्मॉल परसेंटेज डिफरेंस है कि हम कह देते हैं भाई ये वैल्यू एक्यूरेट है। इसमें तो खैर 1.7% में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वरना मैं आपको क्या बता रहा हूं कि या तो 10% तक जा सकते हैं, या वो नंबर आपको खुद से लिख के देगा, या वो आपको नंबर खुद से लिख के देगा। उसके बाद आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं जनाब, एक सिलिकॉन सिलाइस है। सिलिकॉन स्लाइस में यहाँ से करंट एंटर किया जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है। सर अब करंट इस तरह से जा रहा होता है तो ये बन जाती है लेंथ, और ये वाला जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड एरिया। मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस की बात करेगा। पूछ क्या रहे हैं, आगे चले। कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन, हाँ वही तकरीबन है, आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ ओवर एरिया। एरिया को उसने डब्ल्यू इंटू टी लिख दिया है। ठीक है जी, फार्मूला वही वाला है, हमने सही पहचाना है। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। आर को रखना है वाई एक्सिस पे, ठीक है जी, आर को वाई एक्सिस पे रख लेंगे। और 1/डब्ल्यू को, डब्ल्यू दिया हुआ है 1/डब्ल्यू, डब्ल्यू दिया हुआ है 1/डब्ल्यू को प्लॉट करना है। अब भाई हर नंबर को 1 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो हम ऐसा करते हैं 1/डब्ल्यू में होना क्या है कि, और डब्ल्यू मिलीमीटर में याद रखिएगा, 1/डब्ल्यू मिलीमीटर में। तो ये बेटा मैंने एक चार्ट खोल लिया है, और इस चार्ट के अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो साफ वैल्यू नजर आ रही है कि 14 मिलीमीटर को जब मैं 1 करूंगा तो इट इज इक्वल टू 71। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर कैसे, तो मैं एक रीडिंग निकाल के दिखा देता हूँ। मैं एक रीडिंग निकाल के बता देता हूँ। रीडिंग है जनाब 1/14 मिलीमीटर, मिलीमीटर है तो EXP-3 लिखना पड़ेगा। तो जब बेटा मैंने लिखा तो ये नंबर आ रहा है 71.42। तो 71.42 को मैंने 71 ले लिया है, 2SF में ले लिया है, क्योंकि सारे नंबर आप देखें W के भी सारे नंबर 2SF में, तो 1/W भी 2SF में ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो एक रीडिंग मैंने ले ली है, पर मिलीमीटर को मैंने दिखाया है, एक्सपोनेंट-3 लिखिएगा, एक्सपोनेंट-3 लिखिएगा। तो ये टेबल पर आपको 1/W की बेटा सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और जब आपको 1/W की बेटा सारी वैल्यूज मिल जाएं, जब आपको 1/W की बेटा सारी वैल्यूज मिल जाए, तो कह रहे हैं कि ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, भैया ग्राफ बनाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, ग्राफ आप इसके ऊपर खुद से बनाएंगे। और जब ग्राफ बन जाए, तो ग्राफ बनने के बाद पूछ के आ रहे हैं वो जरा देखते हैं। ग्राफ के बाद नीचे जाएं, तो ग्राफ के बाद नीचे जाके कह रहे हैं डिटरमाइन टी यूजिंग डाटा। टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ग्राफ में से टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर ग्राफ में से टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा मुझे थोड़ा सा मैथमेटिकल काम यहाँ पे करके दिखाना होगा। तो जरा सुनिए, ये बताइए कि ग्राफ में, सर वाई एक्सिस पर, सर ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर आर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर 1/डब्ल्यू है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट होता है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी दैट इज कैपिटल आर, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी दैट इज 1/w। इस 1/w को रेसिप्रोकल करो, ऊपर लेकर आओ, तो बन जाएगा w/1। तो ग्रेडियंट हो गया आर इंटू डब्ल्यू। एक बात तो पक्की है कि ग्रेडियंट हो गया आर इंटू डब्ल्यू, ठीक है जी। अब आप देखिए डब्ल्यू बेटा यहाँ पे डिवाइड है, बल्कि आर वहां पे मल्टीप्लाई, टी निकालना है। तो टी को बेटा, इस टी को मैं सब्जेक्ट बनाने के लिए इधर ला रहा हूँ। टी बेटा इधर आ गया, टी इधर आ गया। ये है रेजिस्टिविटी, ये है लेंथ, और ये बन गया आर इंटू डब्ल्यू। और देखिएगा इसको राइट साइड के ऊपर, तो जब हम इसको राइट साइड पे देखते हैं तो आर इंटू डब्ल्यू इज ग्रेडियंट, आर इंटू डब्ल्यू इज ग्रेडियंट। तो यहाँ पर भी आर इंटू डब्ल्यू है, तो ये आर इंटू डब्ल्यू दर हकीकत क्या बन जाएगा सर, ये आर इंटू डब्ल्यू बन जाएगा ग्रेडियंट। और जब बेटा आर इंटू डब्ल्यू बन गया ग्रेडियंट, तो मैंने क्या करना है, इस ग्राफ का बेटा ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, और उस ग्रेडियंट को रॉ एल से डिवाइड कर देना है। तो ग्राफ के ग्रेडियंट को पहले कैलकुलेट करूंगा। अब ग्रेडियंट बेटा कैलकुलेट करना तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ग्रेडियंट के लिए लाइन के ऊपर से 2 पॉइंट पकड़े, y2-y1/x1 करें। और जब आप ऐसा करोगे तो बेटा ऐसा करने से ये वाली जो इक्वेशन अभी जो मैंने आपको बनाना सिखाई है, t इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आप ग्राफ में से निकालोगे और उसको रॉ एल से डिवाइड, रॉ एल को ग्रेडियंट से डिवाइड कर दोगे, तो टी आ जाएगा। और बेटा जो टी आएगा वो टी आएगा 8.42 एक्सपोनेंट माइनस 4, 8.42 एक्सपोनेंट माइनस 4। और अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखना चाहूँ किसी वजह से, तो ये बन जाएगा 0.84 मिलीमीटर। एक्सपोनेंट -3 बन जाएगा तो ये मिलीमीटर बन गया। अच्छा, अब आपसे जो नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट सुनिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि जब हम थिकनेस यानी टी को एक्सपेरिमेंट में मेजर करना चाहते हैं, तो जो हमें स्लाइस दिया हुआ है उस स्लाइस की थिकनेस मेजर करने के लिए अगर मैं सेवरल सिलिकॉन स्लाइसेस को स्टैक्ड टुगेदर कर लूं, यानी हम उर्दू जबान में कहते हैं कि नीचे से ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देना, तो यानी कि ये पहला स्लाइस है, इसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, बहुत सारे स्लाइसेस को रख लें, और बहुत सारे स्लाइसेस को रखकर उसकी थिकनेस मेजर कर लें, और अब थिकनेस आ जाए तो उसको नंबर ऑफ स्लाइसेस से डिवाइड कर दें। तो कह रहे हैं कि जनाब इस तरह से अगर हम माइक्रोमीटर से उसकी थिकनेस मेजर करेंगे, तो कह रहे हैं बताइए इस मेथड से टी की वैल्यू में जो लो अनसर्टेनिटी आएगी वो क्यों आएगी। तो इसके दो आंसर है। नंबर वन, आप माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं। सर अब आप माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं तो आपको पता है माइक्रोमीटर की रेजोल्यूशन बहुत कम है, ठीक है जनाब, 0.01 mm है, यानी इतना लीस्ट काउंट है इसका, कम से कम ये इतनी रीडिंग मेजर कर सकता है। जब लीस्ट काउंट बहुत कम होता है तो उसकी अनसर्टेनिटी भी बहुत कम हो जाती है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उसकी अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाएगी। 2 नंबर का सवाल है, दो बातें लिखनी है। एक बात तो ले जाओ माइक्रोमीटर पे, और दूसरी बात इस तरह से ले जाओ कि जब आप इन स्लाइसेस की स्टेक कर देते हैं और स्टेक्स को स्टेक बनाकर फिर जनाब उसकी जो सेवरल थिकनेस को टुगेदर करते हैं, तो ऑब्वियसली उसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे पेंडुलम की एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करने में गलती हो जाएगी, तो उस गलती को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह जब सेवरल थिकनेस टुगेदर कर दोगे, सेवरल थिकनेस टुगेदर कर दोगे तो उसकी मेजरमेंट आसान हो जाएगी, और उस आसान मेजरमेंट से परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और आगे चलें। इससे आगे जब जा रहा हूं तो ये वो सवाल है जो अभी मैंने ऊपर समझाया था, उसी को लग रहा है, उसी स्टाइल को दोबारा उन्होंने दे दिया। क्या कि भाई जो स्लाइस है उसकी थिकनेस की एक्यूरेट वैल्यू 0.8 है, और जो वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने मेजर की है इट इज 0.84। अब आपसे पूछ रहा है कि देख के बताइए कि ये एक्यूरेट है या नहीं, और उसके लिए उसने अनसर्टेनिटी का नंबर दे दिया 2%। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर अनसर्टेनिटी का नंबर नहीं दिया हुआ हो तो हम उसकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं और इन जनरल कह देते हैं कि अगर डिफरेंस 10% के अंदर आ रहा है तो वो भी एक्यूरेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब खुद दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी 2% तक की है, तो अब हम क्या करेंगे जनाब, जब वो खुद दे रहा है 2% तक की है,
तो पहले तो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज एरर। तो देखिए एक्यूरेट वैल्यू 0.8 है, हमने कैलकुलेट किए 0.842। इसको एक्यूरेट वैल्यू के साथ हमने रेशो किया, परसेंटेज निकाला, 5% आ गया। अब अगर उसने 2% का नंबर नहीं दिया होता ना, तब तो मैं कह देता ये एक्यूरेट है, पर उसने 2% दिया हुआ है, तो हमारी कैलकुलेशन 5% पे आ रही है, और 5% बड़ा नंबर है 2% से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने हमें एरर की रेंज दी है सर, ये उससे बड़ा है। और अगर ये उससे बड़ा एरर है, तो रिजल्ट आर नॉट कंसिस्टेंट, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है जी। इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं ये पे बंद करूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपको ऑलरेडी पहले कराया हुआ है। आज की क्लास में जो इसमें कमी थी, वो बेटा कमी को मैंने पूरा कर दिया है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर